एवरीवन, आई एम शिवांगी गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल शिबू क्लासेस। आज हम जो है हमारा जो चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एवरेज की बात की थी, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन तीनों ही तरह की कॉस्ट को हमने एक टेबल के थ्रू समझा था, ठीक है। उसके फॉर्मूलाज भी देखे थे एंड आई होप कि वो अब तक वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आप एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझ सके। क्योंकि आज जो हमने प्रीवियस क्लास में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट समझा था, उसी को आज हम ग्राफ के थ्रू समझने जा रहे हैं। यहाँ मैं शो कर रही हूँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज एवरेज कॉस्ट। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नाम में क्या है, फिक्स्ड, तो इसको कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला क्या था वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, दिस इज TFC डिवाइडेड बाय Q। ओके, ये इसका फॉर्मूला था। और जब हमने देखा कि हम ये जो क्वांटिटी है यानी जो हम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे जैसे हम वो बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम यूनिट्स को बढ़ाते चले जाते हैं, हम ये देखते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती चली जाती है। ओके, तो उसी को हमने आज एक ग्राफ के थ्रू समझाया है। यहाँ पे देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों होगा? इसीलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती चली जाएगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कम नहीं होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है। मान लो अगर आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 है तो वो 10 ही रहेगी। ओके, क्योंकि वो फिक्स्ड है ना, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी। इसका भी तो कोई रीजन होगा कि अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड क्यों नहीं है। देखिए, आपके पास एक मशीन है, ओके, उस पे एक लेबरर काम करता है और एक लेबरर उस पे काम करके एक यूनिट प्रोड्यूस करता है। ओके, फिर उसी सेम मशीन पर दो लेबरर्स काम करते हैं और 2 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। अब आप खुद देखिए, मशीन सेम है लेकिन प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि आपकी कॉस्ट सेम है। आपने जितने पैसों की वो मशीन खरीदी होगी, जितना इन्वेस्टमेंट आपने उस मशीन को खरीदने में किया होगा शुरू में, वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे कॉस्ट कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि पहले आपकी मशीन से सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी। इतनी बड़ी मशीन, मान लीजिए आपने 50,000 की मशीन खरीदी है, 50,000 की मशीन से अगर आप एक ही यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो क्या आप घाटे में नहीं जाओगे? फिर उसी सेम मशीन से आपने 2 यूनिट प्रोड्यूस करी, उसी सेम मशीन से आपने 3 यूनिट प्रोड्यूस करी। अब आप यहाँ देखिए कि आपका कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट वो तो एक ही है, बट आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती चली जा रही है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जब कम होती चली जाती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कम होने की वजह से हमारे पास जो उसका ग्राफ बन के आएगा वो कुछ इस तरह से, इस शेप का होगा। ये ऐसे एकदम सीधा स्लोपिंग नहीं होगा, बल्कि ये कुछ कर्व की शेप में होगा। और ये जो इस तरह की शेप है, आपको याद होगा, आपने पहले इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा, ठीक है, अपने आगे पहले फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स में, तो उसमें भी शेप कुछ ऐसे थी। इस तरह की शेप को कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अब ये जो शेप है यहाँ पर, इसका क्या रीजन है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है, पर ये कर्व्ड क्यों है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है? इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसको जब बढ़ाते जा रहे हो तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो कम हो रही है, बट आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सेम ही है ना, है कि नहीं? अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है TFC बाय Q। अगर इस Q को इधर ले आके AFC से इंटू कर दिया जाए तो TFC नहीं आएगा क्या? आएगा ना, ये फॉर्मूला जनरेट होगा ना। और TFC हमेशा सेम है। सेम होने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं। इन्हें देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी इतनी है। तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, देखिए धीरे धीरे इसका मतलब आपको समझ में आएगा। रेक्टेंगुलर, यहाँ जो रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी, जो कि हमने 10 मानी थी। ओके, फिर इस पॉइंट पर आइए। इस पॉइंट पर देखिए, आउटपुट आपने बढ़ा दिया तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो गई। ये आउटपुट बढ़ा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हुई। यहाँ भी एक रेक्टेंगल हो रहा है क्रिएट,
तो इस रेक्टेंगल का जब आप एरिया निकालोगे, एरिया कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, और यह लेंथ ब्रेड्थ क्या है आपकी AFC और Q, AFC इंटू Q करोगे तब फिर से दोबारा 10 आएगा। यानी कि यहाँ पर क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर सेम है ऑन ऑल द लेवल ऑफ प्रोडक्शंस, तो इस वजह से यहाँ पर हमेशा आपका जो ये जो शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी, क्योंकि इसी शेप की वजह से क्या होता है कि आप कोई से भी पॉइंट्स इसमें ले लो, उनका एरिया निकालो, वो हमेशा सेम आएगा। तो ये रीजन है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कर्व का। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये कैसे हम कैलकुलेट करते थे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को Q से डिवाइड करके। ध्यान है आप लोगों को, प्रीवियस क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का नेचर कैसा है, इसका नेचर ऐसा है कि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे पहले तो जो कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वो कम होती चली जाएगी, पर एक पॉइंट के आने के बाद अगर आप फिर भी प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हो तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। अब इसका भी तो कोई रीजन होगा ना, ये डाउन तो जा रही है पर फिर बाद में बढ़ने क्यों लगी, और डाउन भी क्यों जा रही है, कोई रीजन होगा इस शेप का। हाँ बिल्कुल है, देखिए इससे पहले आप टोटल प्रोडक्शन फंक्शन में और टीसी और एमसी के रिलेशन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये दो वर्ड सीख चुके हैं और इनका मतलब भी आपको पता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते हो, मतलब जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन, देखो इसका रिलेशन भी प्रोडक्शन फंक्शन से है कि वहां पर हम जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लेबरर्स हायर कर रहे थे तो एफिशिएंसी अच्छी थी, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा था। पर जब हम कुछ टाइम तक ऐसा हुआ कि हमने लेबरर्स हायर किए और प्रोडक्शन बढ़ा, पर बाद में ऐसा हुआ कि जब हम लेबरर्स को और हायर करते जा रहे थे तो प्रोडक्शन जो कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट था वो डाउन जा रहा था। टोटल प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट डाउन जा रहा था। तो पहले जब हम लेबरर्स हमने हायर करने जब शुरू में लेबरर्स हायर किए थे उस टाइम पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, बढ़ रहा था। इट मीन्स वो था इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, यानी एक फैक्टर को लगाने पर आपके पास रिटर्न्स कैसे आ रहे थे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे थे। तो उसकी वजह से जब आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कैसे जाएगी, डाउन जाएगी। ओके, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है उस टाइम पर, यानी खर्चा कम करना पड़ रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसीलिए यहाँ इस पॉइंट तक यहाँ पे क्यों ये डाउन जा रही है, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये इसका रीजन है डाउन जाने का। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एकदम से बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी, क्योंकि फिर से चलो प्रोडक्शन फंक्शन में, वहां पर एक टाइम के बाद जब आप और ज्यादा लेबरर्स को हायर कर रहे थे तो मार्जिनल प्रोडक्ट बाद में डाउन चला गया था, क्योंकि आपका जो वेरिएबल फैक्टर है और जो आपका प्रोडक्शन है उसके बीच का रेशो खराब हो चुका था। इसी वजह से अब जब रेशो खराब हो चुका, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था, उस इम्बैलेंस की वजह से क्या हुआ कि वहां पर आपको कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ी। क्यों बियर करनी पड़ी, क्योंकि अब आप तो चाहते हो कि प्रोडक्शन बढ़े, आपको लगा एक और लेबरर हायर कर लूं, एक और लेबरर हायर कर लूं। जो लेबरर्स आप हायर करते जा रहे हो उनकी वेजेस भी आपको देनी पड़ रही है, साथ में आप रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए बाद में ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये आपकी बढ़ने लगी। ये क्यों बढ़ने लगी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसी को कहा जाता है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को हायर करेंगे तो एक टाइम के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लगेगा। ओके, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से ये क्या होने लगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ने लगी। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये दो वर्ड्स आपकी बुक के, अभी जो आप पढ़ रहे हो सेकेंड टर्म में जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे उसके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इनका मीनिंग, इनका यूज कैसे होता है, ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब हम आते हैं एवरेज कॉस्ट पर। एवरेज कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों का सम होती है एवरेज कॉस्ट। ओके, तो अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का नेचर ऐसा है तो इसका भी तो ऐसे ही होगा। ओके, इसमें कोई और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें भी रीजन यही दोनों है।
ओके। और एवरेज कॉस्ट सम होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। अगर मैं इसी सेम ग्राफ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिखाना चाहूँ, जैसे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हो रही थी कम और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या था कि वो ऐसे करके यूं जो है बढ़ रही थी, कुछ ऐसे। एक काम करेंगे, इसको हम ना नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, ऐसे तो होच पोच हो जाएगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एवरेज कॉस्ट का भी नेचर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसा ही होता है। ओके, बट दिस इज द सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, आई होप कि ये तीनों तरह के ग्राफ्स आपको समझ में आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हमने जो है एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को अलग अलग से देखा था। अब हम उन तीनों को एक ग्राफ में एक ही साथ देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज कॉस्ट होती है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या होती है, सम होती है, बताया था ना। ओके, तो अब ये जो बात है ये ग्राफ पर भी तो अप्लाई होगी ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो कर्व बना हुआ है वो एवरेज कॉस्ट का कर्व है, यानी एवरेज कॉस्ट क्या है, इन दोनों का सम है, तो इनसे ऊपर ही वो बनेगी। देखिए, ये है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो पहले कम होती है फिर बढ़ती है, और एवरेज कॉस्ट भी पहले कम होती है फिर बढ़ती है। बट एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट्स व्हाई इट लाइज अपर फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ओके, अब देखिए, तो इसको देखकर आपको इजीली इन तीनों का समझ में आ रहा होगा कि एवरेज कॉस्ट किस तरह से इन दोनों का सम है। ओके, आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।